भारत में आर्य जाति का प्रवेश 2000 से 1500 ईसा पूर्व के मध्य से हुआ था। सिंधु सभ्यता के पतन के बाद आर्य सभ्यता स्थापित हुई। क्योंकि इस सभ्यता का ज्ञान वेदों से प्राप्त होता है, अतः इसे वैदिक काल कहा जाता है। ऋग्वेद ग्रंथ में आर्यों से संबंधित धार्मिक रचनाओं का संकलन है। आर्यों के भारत प्रवास का उल्लेख किसी भी लिखित दस्तावेज में नहीं मिलता और न ही पुरातात्विक रूप से अभी तक इस बात के प्रमाण खोजे जा सके हैं। तो क्या था भारतीय इतिहास में ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल? आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। तो नमस्कार, मैं कृतिका आप सभी का स्वागत करती हूँ प्रभात एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ आपको मिलती है सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी जो आपको किसी भी एग्जाम में सफल होने में मदद कर सकती है। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही हमारी सभी वीडियोज को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। आर्यों की उत्पत्ति एवं उनके मूल निवास स्थान के विषय में विद्वानों में मतभेद है। कुछ विद्वान उन्हें विदेशी और कुछ विद्वान भारत के मूल निवासी मानते हैं। यद्यपि आम सहमति इस बात पर बनी हुई है कि आर्यों का मूल निवास मध्य एशियाई क्षेत्र में कहीं था। तो क्या थी अलग अलग सिद्धांत? आइए देखते हैं। सबसे पहला था यूरोपीय सिद्धांत। इस पक्ष के विद्वान यह मानते हैं कि आर्य यूरोप के किसी देश से भारत में आए थे। इस अनुमान का मुख्य आधार एशिया माइनर के बोगासकोई नामक स्थान पर 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व के कुछ लेख में मिलता है। इन लेखों में ऐसे राजाओं के उल्लेख हैं जिनके नाम आर्यों जैसे थे। यह इंद्र, वरुण, मरुत आदि देवताओं की आराधना भी किया करते थे। दूसरा सिद्धांत आता है हमारा मध्य एशिया का सिद्धांत। यानी दोस्तों, कुछ विद्वानों ने एक ईरानी अनुश्रुति के आधार पर यह मत तय दिया है कि आर्य मध्य एशिया के निवासी थे। आर्यों की भाषा और धर्म का ईरानियों की भाषा और धर्म से घनिष्ठ संबंध है। बहुत से शब्द, यहाँ तक कि कुछ वाक्य तक भारतीय भाषा से ईरानी भाषा में लाए जा सकते हैं। तीसरा सिद्धांत हमारा आर्कटिक प्रदेश का सिद्धांत। अनेक विद्वानों का यह भी मत है कि आर्य लोगों का मूल अभिजन उत्तरी ध्रुव क्षेत्र है। प्रसिद्ध भारतीय विद्वान लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने इस मत का प्रतिपादन किया है। तिलक ने इस मत का प्रतिपादन वैदिक संहिताओं के आधार पर किया था। वहीं सबसे आखिरी जो सिद्धांत है वो है भारतीय सिद्धांत। यानी अनेक विद्वानों का यह मत है कि आर्यों का मूल अभिजन भारत ही है। उनके अनुसार वेदों, पुराणों या हिंदुओं के अन्य ग्रंथों में किसी भी स्थान पर आर्यों का बाहर से आने का वर्णन नहीं मिलता। तो दोस्तों, अगर हम बात करें आर्य जाति के प्रसार के बारे में तो विद्वानों के अनुसार आर्य चाहे सप्त सैंधव प्रदेश के हों अथवा कैस्पियन सागर के पूर्ववर्ती के, लेकिन उनकी अनेक शाखाएं और यूरोप के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर बस गई। 16वीं शताब्दी में कसाइट नामक जाति ने बेबीलोन में अपना शासन स्थापित किया। यह आर्य जाति का प्रथम राजवंश था। वहीं दोस्तों, हम आर्य जाति को कई वंशों में बांटते हैं, जैसे मानव वंश, चंद्र वंश और भरत वंश। तो चंद्र वंश की बात की जाए तो अयोध्या के सूर्य वंश के समान ही चंद्र या एल वंश प्रसिद्ध है। पूर्ववा एल द्वारा स्थापित यह वंश भी मनु से संबंधित माना जाता है। एल वंश की राजधानी प्रतिष्ठान थी, जिसके भग्नावशेष प्रयाग के सामने झूसी के समीप विद्यमान है। पूर्ववा का पोता नहुष था। तो यह सभी जानकारी थी। वहीं अगर हम बात करें वैदिक युग की सभ्यता और संस्कृति की तो आर्य लगभग 3000 ईसा पूर्व से भारत में आए थे। उनके इतिहास के प्राचीनतम युग को वैदिक युग कहा जाता है। इसलिए वेद आर्यों के प्राचीनतम ग्रंथ है। यह ग्रंथ हमें आर्यों की सभ्यता, संस्कृति, धर्म के संबंध में पूर्ण ज्ञान प्रदान करते हैं। वैदिक सूक्तों में आर्य ऋषियों के विचार और कथन उनकी भाषा में लिखित हैं। यह वैदिक संहिताएं आर्यों के धर्म व सभ्यता की जानकारी देती हैं। वहीं वैदिक संहिता यानी वेदों का तात्पर्य है ज्ञान। यह पद्य में लिखे गए हैं, कुछ अंश गद्य में भी हैं। यह पद्य रचा या युग कहलाते हैं। तो दोस्तों, महान मुनि वेद व्यास ने इनका संकलन 4 भागों में किया है, जैसे ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इसके अलावा उपवेद, आयुर्वेद,
धनुर्वेद, गंधर्व वेद, स्थापत्य वेद भी अस्तित्व में आ चुके हैं। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें इसके धार्मिक विचारधाराओं की तो इस काल में आर्य आस्तिक थे। वह अनेक धारणाओं में विश्वास रखते थे। उनका विश्वास था कि समस्त प्राकृतिक घटनाएं उनके अधिष्ठाता देवताओं के द्वारा संचालित होती हैं। जीवन चक्र का विधाता मानव जीवन का चालक और कर्मों का संचालक माना जाता है। वहीं इनके जो महत्वपूर्ण देवता थे वो थे इंद्र, अग्नि, रुद्र, सूर्य, सोम और पृथ्वी। अब इनमें कुछ समानताएं और असमानताएं भी पाई जाती हैं। जैसे भौतिक रूप से दोनों पक्षों में समृद्धता थी। कुछ धार्मिक मान्यताएं भी समान हैं। सिंधु सभ्यता के गणित से आर्यों का गणित भी प्रभावित है। दोनों सभ्यताओं के धातु विज्ञान में भी सामान्यता है। वहीं असमान्यताओं की बात की जाए तो भोजन में हड़प्पा निवासी गेहूं और जौ की रोटी खाते थे, जबकि आर्य लोग दूध, घी, मक्खन, सोमरस आदि का सेवन अधिक किया करते थे। वैदिक धर्म हड़प्पाई धर्म से भिन्न था। आर्य यज्ञ करते थे और वरुण, इंद्र आदि देवताओं की पूजा किया करते थे। वहीं हड़प्पा में लोग पशुपति, मातृ देवी, पशुओं, सर्प देवता और प्रकृति की पूजा किया करते थे। तो दोस्तों यह तो थी हमारे ऋग्वैदिक काल के बारे में जानकारी का कुछ छोटा सा हिस्सा। अगर आप इसकी संपूर्ण जानकारी को विस्तृत रूप से पढ़ना चाहते हैं तो जरूर पढ़िए प्रभात प्रकाशन द्वारा प्रकाशित पुस्तक जो आपको स्क्रीन पर दिख रही है। आप इस पुस्तक को Amazon और Flipkart से मंगवा सकते हैं। साथ ही स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप इन्हें ऑर्डर भी कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपसे फिर मुलाकात होगी प्रभात एग्जाम के YouTube चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार। यूपीएससी की परीक्षा में बेटर मार्क्स लाने के लिए जरूर पढ़ें प्रभात प्रकाशन के प्रभात एग्जाम द्वारा प्रकाशित पुस्तक यूपीएससी 27 इयर्स सिविल सर्विसेज प्रिलिमिनरी एग्जाम्स 2022। आईएएस और डॉक्टर मनीष रंजन द्वारा इस लिखित पुस्तक में है। आपको मिलेंगे 1995 से 2021 के जनरल स्टडीज और सीसेट के टॉपिक वाइज सॉल्व्ड पेपर्स और साथ ही पिछले 30 वर्षों के एसेज टॉपिक। आप इस बुक का रिव्यू लेना चाहते हैं तो हम आपके लिए लाए हैं इसके 3 सैंपल चैप्टर्स जिनको आप फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज ही ऑर्डर करें।